गठबंधन किया है। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो रोकना हम भी देखेंगे। लेकिन राजस्थान को इन सामंतिक ताकतों से मुक्त किसी ने कराया और जागीरदारों के जूते मार के अगर इलाज किसी ने किया तो इस कौम ने राजस्थान के अंदर किया। तो रुको जरा, सब्र करो। साथियों, आने वाली 25 नवंबर को आप राजस्थान का भविष्य तय करने जा रहे हैं। आपके कीमती वोट का सदुपयोग करते हुए आप अपने क्षेत्र का एक ऐसा विधायक चुनेंगे जो आपके सुख दुख में सदैव खड़ा रहा हो। आपके साथ या आपके समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय अत्याचार हुआ हो तो सदैव खड़ा रहा हो। आपके क्षेत्र के अंदर विकास की गंगा बहता हो और आपके एक कॉल पर आपका फोन उठाता हो और जनता का हितैषी हो, ऐसा नेता आप अपने क्षेत्र में सुनेंगे। यह मुझे जनता पर पूर्ण विश्वास है। अब राजस्थान के अंदर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। अपने अपने लक्ष्य को लेकर, अपने अपने मुद्दों को लेकर और अपने अपने घोषणा पत्रों को लेकर उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। अब मैं बात करना चाहूँगा कि अभी ही राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी है और आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर रावण की पार्टी है, उन दोनों ने गठबंधन किया है। और गठबंधन मतलब जहां पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी वहां पर आजाद समाज पार्टी नहीं उतारेगी, और जहां पर आजाद समाज पार्टी उम्मीदवार को उतारेगी वहां पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारेगी और दोनों एक दूसरे का समर्थन करेंगे। लेकिन दोनों ही प्रमुखों से मेरा सवाल है और वो सवाल मैं आपकी ही बातों का दे रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं। मैं कहना चाहूंगा चंद्रशेखर रावण से कि इससे पूर्व में 12वां का प्रकरण हुआ। इससे पूर्व में राजस्थान के अंदर सुराणा का प्रकरण हुआ। चंद्रशेखर रावण ने, जो आजाद समाज पार्टी का प्रमुख है, उसने केवल और केवल स्वर्ण समाज को और ओबीसी समाज को टारगेट करने का प्रयास किया। घोड़ी पर बैठने को लेकर विवाद पैदा किया, जूते और चप्पल को लेकर विवाद पैदा किया और सामंतवाद के नाम पर समाजों को लड़वाने का प्रयास किया। दलित समाज के भाइयों को उकसाने का प्रयास किया। बाबा साहब अम्बेडकर के खून है। सामंतवाद की जड़ें अगर ना काटी तो काम बंद करके घर बैठ जाऊंगा, जीवन में सफल। बताया जाता है कि कई गांव ऐसे जिन पे मोटरसाइकिलों से नहीं निकलते हैं बैठ के। मेरा आपको वचन है, ये चप्पल नहीं नोकीले जूते पहन के निकलेंगे वहीं से, याद रखना मेरी बात को बहुत जल्द। स्थानीय कपड़े नहीं, जो विदेश में लोग कपड़े पहनते हो पहन के गुजरेंगे। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो रोकना हम भी देखेंगे। जबकि राजस्थान के अंदर आपसी भाईचारा है। आज तक ओबीसी और स्वर्ण के हक और अधिकारों के लिए आपने आज तक एक शब्द नहीं बोला। आज तक किसी भी ओबीसी या स्वर्ण के व्यक्ति पर अन्याय अत्याचार हुआ, हत्या हुई, दुष्कर्म हुआ, चंद्रशेखर रावण ने एक शब्द नहीं बोला। तो क्या सत्ता में आने के बाद कल अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या आप स्वर्ण और ओबीसी के हक और अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे? क्या स्वर्ण और ओबीसी के लोगों पर अन्याय अत्याचार होता है तब आप बोलेंगे? क्या पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिलाएंगे? मुझे लगता है कि जिस तरीके से पिछले कई वर्षों से और हर राज्यों के अंदर आप जा करके समाजों को लड़वाने का प्रयास कर रहे हैं, बांटने का प्रयास कर रहे हैं, जातिवाद के अंदर बांटने का प्रयास कर रहे हैं और भेदभाव और छुआछूत का विषय कहकर
आप प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप स्वर्ण और ओबीसी के हितों की बात करेंगे। कैसे राजस्थान की जनता आपके साथ खड़ी रहेगी? अब मैं बात करना चाहूंगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल जी की। सुराना का प्रकरण हुआ, एक निर्दोष टीचर को फंसाने का प्रयास किया गया, जेल में डाल दिया गया, और जब निर्दोष था तो उनकी जमानत भी हो गई सैल सिंह राजपूत की। उस मामले को भी भड़काने का प्रयास किया, जातियों में बांटने का प्रयास किया, आपसी भाईचारे को तोड़ने का प्रयास किया। यहां तक कि भी आपने अपने शब्दों में ये किस लिए कहा, क्यों कहा, जरा ये सुन लीजिए आप खुद। अगर आपको मालूम है, आपके शब्दों के ये बयान है, ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूं, आप ही बोल रहे हैं। जरा ध्यानपूर्वक सुन लीजिए बेनीवाल साहब के अंदर। लेकिन राजस्थान को इन सामंतिक ताकतों से मुक्त किसी ने कराया और जागीरदारों के जूते मार के अगर इलाज किसी ने किया वो इस कौम ने राजस्थान के अंदर किया। 35 कौम को उंगली पकड़ के अगर बूथ तक कोई लेके गया, वो इस कौम का नौजवान था जिन्होंने सादत दी। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप 36वीं कौम के नेता हैं, किसानों के हितैषी हैं, तो फिर आपको ऐसे शब्द शोभा नहीं देते हैं। अब जनता किस उम्मीद से आपके साथ खड़ी रहे मुझे नहीं मालूम, वो जनता फैसला करेगी। क्या आखिर अगर आपकी सरकार बनेगी तब आप क्या इस बयानों पर खरे उतरेंगे? आपने हमारे अंदर एक भय पैदा कर दिया है और अब डर सा लगने लगा है कि कहीं इनकी सरकार आ गई तो शायद हमें जूते नहीं खाने पड़े। अब कैसे आपका समर्थन करें, आप ही बताएं और इस बात का आपको जवाब दीजिए। उसके बाद बीकानेर के अंदर राजपुरोहित समाज के 2 भाइयों की निर्मम तरीके से हत्या हुई। बेनीवाल साहब, आप हर विषय पर ट्वीट करते हैं, हर विषय पर कमेंट करते हैं, यहां तक कि भी कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो भी आप संवेदना प्रकट करते हैं। और उन 2 मनोज और शिव राजपुरोहित सुरजासर के मामले में पीछे कोई व्यक्ति बचा ही नहीं। एक विकलांग मां और एक पत्नी, एक छोटी छोटी बच्ची, जिनका दर्द मैं देख कर आया, मुझे बहुत इतनी पीड़ा हुई जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। राजस्थान के एक भी नेता ने आवाज नहीं उठाई, लेकिन हमें आपसे उम्मीद थी कि आप कहीं न कहीं इस विषय पर उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आपने इस विषय को अंदर क्यों खामोश रहे, इस बात का भी जवाब जरूर दीजिएगा। बेनीवाल साहब, मैं न ही किसी राजनीतिक पार्टी का विरोधी हूं, न ही मैं आपका विरोधी हूं, न ही मैं चंद्रशेखर आजाद का विरोधी हूं। मुझे दर्द तब होता है जब मैंने 36वीं कौम के लिए मैं कोई सत्ता का व्यक्ति नहीं हूं, ना ही कोई एमएलए हूं, ना ही कोई एमपी हूं, एक समाज सेवी होने के नाते जनता का दर्द समझते हुए एक छत्रवाद को लेकर नहीं, देश भर के अंदर जहां पर भी घटनाएं होती है तो ये सुरेश नौरवा सबसे पहले पहुंचता है। लेकिन जब आप जैसे लोग जो जनता के हितैषी हैं तब ऐसे मामलों को इग्नोर करते हैं तो कहीं ना कहीं पीड़ा मुझे भी होती है कि आज इतना संघर्ष करने के बाद और आज जो वोटों के समय के अंदर जो लोग हमें बुरा भला कह रहे हैं, हमें चुनौतियां दे रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो आपके एक भी नेता फोन नहीं उठाते, तब आप हमें फोन करते और हम वहां पर आकर के खड़े हो जाते हैं। आज आप कुछ लोग ये बोल रहे हैं ये तो बात किसी औरों के लिए बोली गई है, अभी चुनाव का समय है, अभी हमें इनका समर्थन करना चाहिए।
कैसे समर्थन करें, ये बात मुझे बता दीजिए कि आपको मालूम होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को वोट देते हैं तो वो वोट मुझे जाता है, नरेंद्र मोदी को जाता है। फिर क्या आजाद समाज पार्टी को या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को अगर हम वोट देते हैं तो सीधा वोट आपको हनुमान बेनीवाल जी को जाता है और चंद्रशेखर आजाद को जाता है। फिर आप इसी तरीके से वापस बयान देते आएंगे, स्वर्ण और ओबीसी के साथ शोषण होता रहेगा, SC ST एक्ट के तहत झूठे मुकदमे लगते रहेंगे, आप हम लोगों को चुनौतियां देते रहेंगे, दबाते रहेंगे। क्या हम लोग इसी तरह गुलाम होकर के क्या इन राजनीतिक पार्टियों की चाटुकारिता करते रहेंगे? साथियों, इस बात का जवाब जरूर देना, कहीं ना कहीं मेरे अंदर यह पीड़ा है, क्योंकि मैं किसी समाज के खिलाफ नहीं हूं, मैं हर समाज के साथ हूं। आपको मालूम होगा कि अभी हाल ही के अंदर मंडली थाने का मामला है, कल्याणपुर का उमाराम जाट की निर्मम तरीके से हत्या हुई, वो सुरेश नौरवा वहां पर भी पहुंचा और उमाराम जाट के घर भी मैं जाऊंगा, जितना हो सके आर्थिक सहयोग भी करूंगा। क्या उन नेताओं की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि उस परिवार के साथ जाकर के कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा रहे, आर्थिक सहयोग करे? अगर आर्थिक सहयोग आपके पास नहीं है तो जनता से अपील करके करवाए। मैं सदैव न्याय के साथ खड़ा रहा हूं, हमने किसी भी राजनीतिक पार्टी को गलत नहीं ठहराया है, लेकिन मेरी इन बातों का आप जवाब जरूर देना। बाकी जनता का विषय है, जनता किसको मतदान करती है किसको नहीं करती है वो जनता के हाथ में है। जनता से यही कहूंगा कि आप जवाई नहीं चयन कर रहे हैं, आप एक नेता चयन कर रहे हैं जो आपके राज्य के अंदर आपके हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ सके, आपके राज्य के अंदर विकास की गंगा बहा सके, आपके एक कॉल पर वहां पर आकर के खड़ा रह सके। ऐसे व्यक्ति को जरूर चुनना ताकि आपको किसी संगठन के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, ताकि आपको फिर यह नहीं करना पड़े कि यह नेता खराब है। जब आज आप इन नेताओं को बढ़ चढ़ करके आप सपोर्ट कर रहे हो, तो फिर कल जब आप ही के समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ घटना घटती है तो आपको यह अधिकार नहीं है कि आप उन नेताओं को गाली दो और हमें कहो कि हम आपकी मदद करेंगे। तो फिर आप जब लोकतंत्र के अंदर आपका एक कीमती वोट से सही व्यक्ति का चयन होता है तो फैसला आपको करना है कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपका अपना सुरेश नौरवा।